बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो मैंने आपको साबिक़ा लेक्चर पढ़ाया उसके बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 13 में फंक्शंस की। फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज़ अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शन। जो एक मखसूस काम करने के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए आप जिस चीज़ को बनाते हैं वो क्या है? फंक्शन आपका। इसके कुछ बेनिफिट्स पढ़ते हैं, फिर इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं कि फंक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है। बेनिफिट्स: ईजियर टू कोड। हम अपने कोड को ईजी कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, इसे ज़रा गौर से समाप्त फरमाएं कि अगर मैं आपको कहूं कि आपने ILM कॉलेज का एक पोर्टल बनाना है, ठीक है, आपने एक उसके बारे में कोडिंग करनी है जिसमें आपके टीचर्स का रिकॉर्ड अलग हो, आपके स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अलग हो, आपकी जो बाहर चौकीदार हैं इनका रिकॉर्ड अलग हो, ठीक है। तो और भी आपकी फैकल्टी जो दूसरी है उसका स्टाफ जो बाकी है उसका भी रिकॉर्ड अलग हो, यानी कि 4-5 आपके पास मुख्तलिफ मैंने आपको टास्क दे दिए हैं। अब आप अगर उनको इकट्ठा काम करना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा बर्डन मान जाएगा। तो इसको सबसे ज़्यादा इसका बेहतरीन तरीका कार क्या है? बजाय इसके कि आप 3000-4000 लाइनों के कोड लिखें, तो आप क्या करें, आपके पास जो 5 मुख्तलिफ आपके पास बने हुए हैं अपना आपके पास जो 5 अलग अलग चीज़ें हैं, टीचर्स, स्टाफ, चौकीदार और स्टूडेंट्स और एक कोई और मिसाल के तौर पे, तो आप क्या करें, ये 5 फंक्शंस बना लें। आप इसके अलग अलग फंक्शंस बनाएं, आप उनको क्या करें, कोड करें और उन फंक्शंस को अलग से एक जगह कॉल कर लें और आपका प्रोग्राम चल जाएगा। यानी कि आपकी कोड को ईजी बना देता है। बजाय इसके कि आपने 3-4 हज़ार लाइनों के कोड आपने लिखते रहना। अगर आपका एरर आ जाता तो सारे का सारा कोड बेकार हो गया। यानी कि अगर एक एरर आया तो इसकी वजह से सारे का सारा जो आपका प्रोग्राम है, सारे का सारा जो कोड है वो सारे का सारा बर्बाद हो गया। तो इससे बेहतर क्या होता है कि आप फंक्शंस बनाएं, ठीक है, आप 5 फंक्शंस बनाएं, 5 को कॉल कर दें और आपका ये कोड ईजी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो ईजी है बहुत ज़्यादा कोड करना फंक्शन में। इजी टू मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना, चेंजेबिलिटी, ठीक है। तो आप वो क्या कहता है कि फंक्शंस में अगर कोड इजी करना है तो फिर मॉडिफाई भी करना इजी है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर एक एरर आ जाता है टीचर्स के फंक्शंस के अंदर, तो आप सिर्फ टीचर का फंक्शन देखेंगे और उसको हल करेंगे, बजाय इसके कि आप सारे का सारा बाकी 4 मॉड्यूल्स देखें। आप सिर्फ टीचर का मॉड्यूल देखेंगे और उसमें से अगर एरर होगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यानी कि चेंजेबिलिटी करना बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि जी मैं एक मॉड्यूल ख़त्म करना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, एक फंक्शन हटा दें और उसकी जो कॉल आपने किया हुआ उसको हटा दें, आपका प्रोग्राम इजी चेंज हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि जी मैं टीचर की जगह कोई और नाम लिखना चाहता हूँ, यानी कि चेंज करना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, टीचर को चेंज करके कोई स्पेसिफिक नाम लिख लें, वहाँ पर चेंज कर लें, ठीक है। सिर्फ अपने फंक्शन में वो टीचर की जगह नाम चेंज कर देना और बाद जो आपने कॉल किया हुआ है, अगर आपने टीचर के नाम से कॉल किया हुआ है तो उसको चेंज कर लेना, यानी कि इजी हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ईजियर टू मेंटेन एंड डिबग। डिबग का मतलब यही है जो मैंने पहले ऊपर बात की है कि एरर निकालना, ठीक है, एरर उसको रिजॉल्व करना क्या होता है? डिबगिंग। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स। आप फाइंड करते हैं एरर को, उसके बाद उसे जो आपने फाइंड किया हुआ उसको रिमूव करते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है, ठीक है, आपके कोड को ईजी बना देता है कि जहाँ पे आपका एरर आया उसको सॉल्व करके आपका बाकी प्रोग्राम रन किया जाए। रीयूजेबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है फंक्शन का कि रीयूजेबिलिटी। मिसाल के तौर पे आपने एक ऐसा फंक्शन बना दिया है, ठीक है, जो अब आपके अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास मुख्तलिफ आ गए हैं जी बनाने के लिए, आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए आ गए जी आप मुझे ये बना के दें, ये सॉफ्टवेयर बना के दें, ये सॉफ्टवेयर बना के दें। तो बजाय इसके कि आप हर एक के लिए अलग अलग बनाएं, तो आप एक कोड बनाएं जो सब में इस्तेमाल हो जाए। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपको मैं बताऊं ऑथेंटिकेशन, एक मैं चाहता हूं कि जी मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं जिसमें यूज़र जो है सबसे पहले लॉगिन हो, ठीक है, तो वो मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, वो मैंने फंक्शन बना के उसको दे दिया, तो उसका कोड मैंने अपने पास सेव रख लिया। अब कोई और बंदा आएगा मिसाल के तौर पे कहता है कि जी मैंने गेम बनाई है, गेम बनाने से पहले कोई लॉगिन होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उस लॉगिन के फंक्शन को उठा के उसके अंदर डाल दूंगा और मेरा सारे का सारा काम हो गया, मेरा रीयूज हो गया कोड। बजाय इसके कि मैं दोबारा उसको बनाऊँ, दोबारा क्रिएट करूँ,
ठीक है, मैं दोबारा डेवलपमेंट करूं तो मैंने क्या कर दिया, अपना जो एक कोड बनाया था उसको क्या कर दिया, रीयूज कर लिया, वो मेरे दोबारा काम आ गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका फंक्शन का। लेस प्रोग्रामिंग टाइम, जाहिर है जी आपके प्रोग्रामिंग टाइम भी शॉर्ट हो जाएगा। अगर आपने 3-4 हज़ार लाइनों का कोड लिखने बैठना है तो फिर तो मसले बनने, लेकिन अगर आपने फंक्शंस बना कर सीधे सीधे आपने ऊपर कॉल किए हुए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो है ना ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा इसके लिए, बहुत आसानी से। और अगर ये सारी चीज़ें ईजी हैं तो आप प्रोग्रामिंग फिर थोड़े से टाइम के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, दो तरह के फंक्शन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, रिटन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूज़र। जिस तरह के हमने आगे बात किया ILM पोर्टल की कि मैं स्टाफ का, टीचर का, चौकीदारों का और बाकी इधर उधर जितने मामलात हैं उन सब के मॉड्यूल्स को लहदा फंक्शंस में बनाना चाहता हूँ और फंक्शंस हल करना चाहता हूँ। तो जैसे जैसे मेरी नीड थी, अगर मुझे 3 फंक्शंस की नीड है, टीचर, स्टूडेंट और स्टाफ, तो मैं उन तीनों को इस्तेमाल करूँगा। अगर मेरी टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ को और बाद में चौकीदारों की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, वो चौकीदार का अलग एक फंक्शन बना लूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि गेट कीपर्स वगैरह ये इनका अलग एक फंक्शन बना लूँगा अगर मैंने पोर्टल में उसको बनाना है तो ये मैंने अपनी नीड के तहत, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, उसको अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन कर देना है। तो ये कौन से फंक्शन होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जिनको हम खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद डेवलप करते हैं, खुद डिफाइन करते हैं। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं, पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज डेट परफॉर्म सम एक्शन। ये सी लैंग्वेज के ऐसे सी लैंग्वेज के एक हिस्सा हैं जो कि आपके प्रोग्राम को रन होने में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है आपका ये है CLR, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। आपने देखा हुआ क्लियर स्क्रीन और आगे उसको क्या किया हुआ है, दो ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगाया हुआ है। तो वो क्या बेसिकली कॉल किया हुआ है किसको, क्लियर स्क्रीन को, कि आगे से सारी स्क्रीन क्या कर दो, क्लियर कर दो। ये लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो आपकी हेडर फाइल में होते हैं। ठीक है, आपने .h तो लिख दिया होता है लेकिन आपको नहीं पता होता कि पीछे लॉजिक क्या है, तो वो h के पीछे पूरी लाइब्रेरी पड़ी होती है। ठीक है, वो लाइब्रेरी के अंदर सारा स्टोर होता है डाटा। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा कि हम एक लाइब्रेरी लगाते हैं कि ये वाली इंक्लूड math.h, ठीक है, तो ये हैश इंक्लूड math.h। तो ये मैथ का मतलब क्या है, ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर तमाम के तमाम मैथ के फार्मूले पड़े हुए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे बताने के लिए बात की, ये फंक्शन नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लाइब्रेरी फंक्शन इसकी बैक एंड पे पड़े होते हैं। ठीक है, math.h का मतलब ये है कि हमने सारे के सारे इसके फार्मूले मैथ के अंदर पड़े हैं। अगर आपने कोई अपने प्रोग्राम में अगर कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला इस्तेमाल करना है तो अगर आप ऊपर ये हेडर फाइल लगा देंगे तो आपको एरर नहीं देगा, वरना आपको सारे के सारे वो ऊपर जो नीचे इंटीजर्स और जितने वो ऊपर पाई शाई की वैल्यू वगैरह वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा नहीं आप ये हेडर फाइल लगाएं सिर्फ math.h की। इसका मतलब ये है कि जब आपका कंपाइलर रन करना शुरू करेगा तो जब ऊपर हेडर फाइल देखेगा, जब नीचे आएगा फार्मूले में जाएगा, बोलेगा ये कहाँ पे डिफाइन हुआ है, फिर वो वापस ऊपर जाएगा हेडर फाइल के अंदर, देखेगा जी math.h लगा हुआ है। math.h बोलेगा जी मेरे पास सारे इसके फंक्शंस पड़े हुए हैं, ठीक है, आप इसे तंग नहीं करो, मेरे पास सारे इसके फंक्शंस पड़े हुए हैं, लिहाजा इसको रन कर दो, तो वो फिर इसको रन कर देगा। ठीक है, ये math.h में क्या होता है, इसके तमाम मैथमेटिक्स के फार्मूले पड़े होते हैं। ये फंक्शंस हैं जो कि पहले से किसका हिस्सा है, सी लैंग्वेज का। वो कौन से, बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से सी लैंग्वेज का हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा आपको ये बेनिफिट्स मैंने कुछ बताए हैं फंक्शंस के। इंशाल्लाह हम आगे थोड़ी सी डेप्थ में जाके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।